जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ अनदर क्लास, सोलो क्लास दिस टाइम। जो मैं यूनिट आप लोगों को करवाना चाह रहा हूँ वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये इंटरेस्टिंगली दोनों में फॉल करता है, ए एस में भी और ए टू में भी। इसलिए मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पर्टिकुलरली ए एस के लिए, ए टू के लिए सारे क्वेश्चन इसके हैं। ठीक है, तो ए टू वालों को या कॉम्पोजिट एग्जाम वालों को ये सारा करना है, और जो खाली ए एस दे रहे हैं उसको मैं साथ साथ बताता रहूँगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन आपको एप्लीकेबल है और कौन सा नहीं, थोड़े एप्लीकेबल है आपके। तो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से देखते हैं, विच आइटम इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्योंकि अब एएस में फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट निकल चुके हैं, तो एएस को इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वीडियो देख रहे हो तो एक बार सुन लो, समझ लो। फाइनेंशियल अकाउंट में ए टू वाले ज़रा गौर से सुने। हम चार चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। डायरेक्ट इनवर्ड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट, यानी मल्टीनेशनल्स जो हमारे मुल्कों में सेटअप हुई, उनका इन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा तो हम क्रेडिट कर देंगे, और हमारी कोई मल्टीनेशनल बाहर जाके सेटअप कर रही है, ब्रांच बना रही है, उसका पैसा हम डेबिट कर देंगे, राइट। उसके बाद उसमें आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। अगर हमने शेयर खरीदे हैं किसी बाहर की कंपनी के, तो वो जो है पैसा मुल्क से बाहर जाएगा, हम डेबिट कर देंगे। और अगर किसी बाहर वाले इंसान ने, शख्स ने हमारे पीटीसीएल में या किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, तो वो पैसा मुल्क में आएगा, हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। तीसरा हिस्सा है जी अदर फाइनेंशियल फ्लोज, जो कि स्पेकुलेटर्स का पैसा है, जो अगर हमारे मुल्क से पैसा किसी बाहर के मुल्क के बैंक में जाके सेव हुआ है तो हम डेबिट कर देंगे, और अगर हमारे मुल्क में आया है बाहर वाले किसी फॉरेनर का पैसा इन सर्च ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। आखिरी इसका इसका है, इस सब ए टू के लिए इंफॉर्मेशन है। आखिरी हिस्सा है रिजर्व्स एंट्री। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट टोटल जो है वो सरप्लस में जा रहा है, तो हम वो सरप्लस पैसा निकाल के क्रेडिट कर देंगे रिजर्व्स के अंदर। रिजर्व्स तीन चीज से मिलके बनता है, गोल्ड बलियंस जो गोल्ड की ईंटें होती हैं, आईएमएफ राइट्स, ड्राइंग राइट्स फॉर ऑफ आईएमएफ, जैसे पाकिस्तान के अब वो खत्म हो चुके हैं, तो आईएमएफ से हम जितना पैसा ले सकते हैं वो भी हमारे रिजर्व्स में है। और आखिरी चीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो डॉलर, पाउंड, यूरोज हमारे पास पड़े होते हैं पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास। अब क्योंकि सरप्लस एक कंट्री का हो तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, अगर डेफिसिट हो तो हम रिजर्व्स में से पैसा उठा के इसको बराबर करेंगे। मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। अगर सरप्लस हो तो हम डेबिट कर देंगे, अगर डेफिसिट हो तो हम रिजर्व से पैसा उठा के क्रेडिट करेंगे। सो लिसन टू इट अगेन, अगर डेफिसिट है हम रिजर्व्स में से पैसा उठा के इसको क्रेडिट एंट्री डाल के बराबर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को, और अगर हमारा सरप्लस है तो हम पैसा उठा के डेबिट एंट्री डालेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो अब इसमें से आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कौन सी एंट्री फाइनेंशियल अकाउंट की है। मैं एहतियातन सारी कर रहा हूँ। ए गलत है, रिसीप्ट ऑफ गिफ्ट ऑफ कैश फ्रॉम अब्रॉड, ये सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स में करंट अकाउंट में आता है। रिसीट ऑफ सब्सिडी फ्रॉम अब्रॉड, सब्सिडी वगैरह हमें बाहर से, यानी एक एड मिली है, तो ये भी सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स में, अनअर्न्ड इनकम्स में, करंट अकाउंट में क्रेडिट होता है। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अब्रॉड, प्राइमरी इनकम्स में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हम क्रेडिट करते हैं अगर मुल्क में आए, और डेबिट करते हैं मुल्क से बाहर जाए। तो तीनों करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस थी, ए बी सी। डी एज इन डेबिट करेक्ट है। A receipt of funds for long term investment from abroad, कोई मल्टीनेशनल्स बाहर से आई है, होंडा वगैरह, उसने हमारे मुल्क में सेटअप किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया, तो ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंट की ट्रांजैक्शन थी, ऑप्शन डी। अब नंबर 2 देखते हैं जी। In 2004, when international demand for oil was high, Bolivia encouraged investment by foreign firms in order to exploit its oil and gas resources, mainly to improve its balance of payment position. What impact would this have on the balance of payment of Bolivia? Again, ये भी A2 का क्वेश्चन है, कॉम्पोजिट वाले बच्चों का, एएस वाले बच्चों का ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, अब ऑप्शंस देखते हैं। ए डेफिनेटली फेवरेबल, एज बोलिविया कुड इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ गैस एंड ऑयल, पॉसिबल है। बी डेफिनेटली अनफेवरेबल, एज द फॉरेन कंपनीज वुड ट्रांसफर देयर प्रॉफिट्स बैक आउट ऑफ द कंट्री,
ये भी पॉसिबल है, लेकिन दोनों में से 100% कोई नहीं है, दोनों होंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, अनसर्टन, एज देयर विल बी इनफ्लोज। जब बाहर की कंपनीज आके यहाँ इन्वेस्ट करेंगी बोलीविया में तो इनफ्लो आएगी, फिर जब अपना प्रॉफिट वापस भेजेंगी तो आउटफ्लो आएगी। तो अनसर्टन इफेक्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, एज देयर वुड बी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ करेंसी। जीरो, एज बोलीविया इटसेल्फ वुड यूज द गैस एंड ऑयल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। इवन अगर ऐसे भी हो तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इनफ्लोज होंगी जब इन्वेस्टमेंट आएगी, और जब वो प्रॉफिट वापस भेजेंगी कंपनीज तो आउटफ्लोज होंगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक लिंक बताना चाह रहा हूँ A2 वाले बच्चों को, सिर्फ फाइनेंशियल एंड करंट अकाउंट का। फाइनेंशियल अकाउंट में वन टाइम बिग एंट्री है, मसलन डायरेक्ट इनवर्ड या आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल हमारे मुल्क में आई, हमने वो जो इन्वेस्टमेंट की है, ज़मीन ली है, मशीनरी खरीदी है, जो भी, वो हमने पैसा क्रेडिट कर दिया। लेकिन होंडा, टोयोटा, ये मल्टीनेशनल्स हर साल पैसा वापस जापान बेचती हैं, तो वो हम करंट अकाउंट में प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में प्रॉफिट के हेड के आगे डेबिट किया करेंगे। और वाइस वर्सा इज ट्रू, अगर हमारी एक कंपनी बाहर जाके मल्टीनेशनल सेटअप होती है तो पहले हम फाइनेंशियल अकाउंट में डायरेक्ट इनवर्ड इन्वेस्टमेंट में इसको डेबिट करेंगे। फिर जब प्रॉफिट हर साल हमारी कंपनी, लेट्स से पाकिस्तान टोबैको कंपनी मलेशिया में है, वो प्रॉफिट वापस भेजती है, उसको हम प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में करंट अकाउंट में प्रॉफिट के हेड के आगे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पैसा मुल्क में आ रहा है। जस्ट टू गेट यू क्लियर ऑन दैट। इसी तरह वो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स थी, हमने शेयर्स खरीदे बाहर की कंपनी के, या बाहर वालों ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो पहली एंट्री तो फाइनेंशियल अकाउंट में होगी। मसलन पाकिस्तानी आदमी ने लेट्स से यूनिलीवर के शेयर्स खरीदे, मुल्क से पैसा गया, हमने डेबिट किया फाइनेंशियल अकाउंट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में, और जब उसका डिविडेंड आया तो हमने अगेन करंट अकाउंट में प्रॉफिट के हेड के आगे उसको क्रेडिट किया। और वाइस वर्सा इज ट्रू, अगर कोई फॉरेनर करता है तो जब वो शेयर खरीदेगा हम क्रेडिट करेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में, और जब पैसा वापस बाहर जाएगा हर साल डिविडेंड की सूरत में, करंट अकाउंट में प्रॉफिट हेड के सामने प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में उसको डेबिट करेंगे। तो फाइनेंशियल एंड करंट अकाउंट का एक लिंक है। फाइनेंशियल में वन टाइम एंट्रीज होती हैं, बिग एंट्रीज, करंट अकाउंट में उसकी छोटी छोटी सब्सिक्वेंट एंट्रीज हर साल होती हैं। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये ग्राफ्स वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। डायग्राम शोज ऑस्ट्रेलियाज एक्सपोर्ट्स टू एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम 4 ट्रेडिंग पार्टनर्स इन डॉलर बिलियन इन 1994 एंड 2004। बेटे ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले ग्राफ को और वो जो कीज दी होती है साइड में उसको अच्छी तरह इंटरप्रेट करना होता है। अब वो क्या दिखा रहा है, ऑस्ट्रेलियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बिलियन डॉलर्स में 1994 एंड 2004। अब राइट साइड पे देखें जरा, मैं अपना माउस का एरो वहां पे लेके जा रहा हूँ। इंपोर्ट्स को 94 वालियों को उन्होंने काला किया हुआ है, और 2004 के इंपोर्ट्स को उन्होंने टोटली वाइट किया हुआ है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स 94 वालियों को ज़्यादा ग्रेन दिए हुए हैं, और 2004 वाली एक्सपोर्ट्स को थोड़े ग्रेन। तो अब मैं आपको पहला इंटरप्रेट करके दिखाता हूँ। जापान का हम देख रहे हैं जी, यूएस, चाइना और न्यूजीलैंड बाद में आएंगे। 1994 में ब्लैक इंपोर्ट्स हैं, यानी 10 बिलियन इंपोर्ट कर रहे हैं जापान वाले, और जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी 94 में वो वाइट है, 15 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो इनका करंट अकाउंट जो है सरप्लस है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ओ सॉरी मैं कुछ उल्टा तो नहीं बोल रहा। डायग्राम शोज ऑस्ट्रेलियाज एक्सपोर्ट्स टू एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का ये है, जापान को वो 10 बिलियन की इंपोर्ट्स कर रहे हैं उनसे, ब्लैक लाइन देखिए, और खाली जो वाइट बॉक्स है 2004 का इंपोर्ट्स का, अच्छा वो 2004 की इंपोर्ट्स है, सॉरी मैं दोबारा कर रहा हूँ। इंपोर्ट्स 94 में ब्लैक हैं, और जो इंपोर्ट्स 2094 में है वो ज़्यादा डॉट्स वाली हैं एक्सपोर्ट्स जो हैं। तो 10 बिलियन की ये ब्लैक देखिएगा हिस्सा कर रहे हैं इंपोर्ट्स, और 25 तक तकरीबन जा रहा है 15 बिलियन की, ये वाला ग्रेनी एरिया इनकी जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ इनका सरप्लस चल रहा है जापान के साथ, राइट, समझ आ गया। 2004 में अब जाते हैं, 94 में सरप्लस था, 2004 में ये वाइट हिस्सा जो है ये इंपोर्ट्स हैं, तकरीबन 16 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, और
28 बिलियन टोटल है, तो तकरीबन 12 बिलियन की ये इंपोर्ट्स कर रहे हैं। तो अगेन इनका जो है सरप्लस है। सो अगेंस्ट जापान, ऑस्ट्रेलिया का दोनों सालों में 94 में भी और 2004 में भी सरप्लस है। अब चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट। इंपोर्ट ये कर रहे हैं 94 में ब्लैक हिस्सा कोई 12-13 मिलियन, और एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं कोई 3 मिलियन। तो यहाँ पे इनका डेफिसिट है। अब वो कहता है जी 2004 में, अब देखो वाइट वाला हिस्सा इंपोर्ट है सिर्फ 6-7 बिलियन की कर रहे हैं इंपोर्ट, जबकि एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा है 7 से लेके 22 15 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो इनका यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में बदल गया। तो यही ऑप्शन सही है, बिकॉज वो पूछ रहा था विद विच कंट्री डिड ऑस्ट्रेलिया हैव अ ट्रेड डेफिसिट इन 94 एंड अ ट्रेड सरप्लस इन 2004। सो ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जरा चेक भी कर लेता हूँ कि मैंने इंटरप्रेट सही किया। यस, 2 का सी है। अब ना 3 क्वेश्चन है ये, तो 3 का बी है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। बेशक रिवाइंड करके देखिए कि मैंने थोड़ा सा बीच में मिस इंटरप्रेट किया था। नंबर 4, कंट्री succeeds in attracting foreign direct investments। अब तक आपको अंदाजा हो चुका होगा ये A2 का क्वेश्चन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं, मल्टीनेशनल्स का पैसा अंदर या बाहर जो आया। हाउ इज द इफेक्ट रिकॉर्डेड? इट्स इफेक्ट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में फाइनेंशियल अकाउंट में ये क्रेडिट आइटम होगा। तो ढूंढते हैं जी क्रेडिट आइटम फाइनेंशियल अकाउंट, ऑप्शन सी में हो रहा है। लॉन्ग रन में जब वो प्रॉफिट वापस भेजेंगी तो डेबिट आइटम इन करंट अकाउंट, ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। पैसा आया शॉर्ट रन में हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में, हमने डायरेक्ट इनवर्ड इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट किया, फिर उसका प्रॉफिट जो हर साल किया लॉन्ग रन में डेबिट किया करंट अकाउंट के प्राइमरी इनकम सेक्शंस। प्रॉफिट्स के सामने मुसलसल डेबिट होगा हर साल जब प्रॉफिट जाएगा। नंबर 5, what is that why is it that a country's balance of payment must always balance? बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम ही, जैसे बैलेंस शीट नहीं होती आपके अकाउंट्स में, हमेशा इसको बैलेंस किया जाता है। और उसका तरीका क्या होता है कि भाई तीनों अकाउंट्स का बैलेंस देखो और उसके हिसाब से उसका इक्विलिब्रियम देखो कि बैलेंस अगर डेफिसिट है सरप्लस उसको बराबर किया जाए। तो इसके अंदर लेट्स लुक एट ऑल दी ऑप्शंस। एक्सचेंज रेट चेंजेस विल करेक्ट एनी डेफिसिट और सरप्लस। ये बात सही है सिर्फ करंट अकाउंट की हद तक। मसलन करंट अकाउंट डेफिसिट में गया तो हमारी करेंसी डेप्रीशिएट होगी, उससे एक्सपोर्ट सस्ती इंपोर्ट्स महंगी, वो वापस सरप्लस में चला जाएगा। सरप्लस से करेंसी अप्रीशिएट होगी, उससे फिर एक्सपोर्ट्स महंगी इंपोर्ट सस्ती, वापस डेफिसिट। ये ऑटो करेक्टिंग मैकेनिज्म इकोनॉमिक स्टेबलाइजर्स इनको बोलते हैं, खुद ही सही हो रहा होता है। लेकिन करंट अकाउंट की हद तक, फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट की हद तक नहीं। ये भी A2 का क्वेश्चन है, नीडलेस टू से। BG, वन कंट्रीज डेफिसिट इज मैच्ड बाय अनदर सरप्लस। इसका हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जरूरी नहीं असर आए, तो ये गलत है। करंट अकाउंट इज बैलेंस्ड बाय कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। करंट अकाउंट का सरप्लस या डेफिसिट, देखो अभी हमने फाइनेंशियल अकाउंट का करंट से लिंक किया था। अगर फाइनेंशियल अकाउंट में शॉर्ट रन में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आती है वो सरप्लस हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में हमारा करंट अकाउंट मुसलसल जब प्रॉफिट्स वापस जाएंगे, कंपनीज के इंटरेस्ट बाहर जाएंगे, डिविडेंड्स बाहर जाएंगे, तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। सी इज करेक्ट ऑप्शन। डी, गवर्नमेंट मस्ट एक्ट टू करेक्ट एनी डिसइक्विलिब्रियम। नहीं, समटाइम्स गवर्नमेंट कई कई साल डिसइक्विलिब्रियम बर्दाश्त करती है। But this is a good question. It's common for A1 and A2 दोनों। AS वाले भी अब जरा गौर से देखें। Table shows the balances of 4 items in a country's current account of balance of payment for 2 years. ईयर 1 दिया हुआ है, ईयर 2। अब थोड़ा सा आपको बता दूं, विजिबल मेंट ट्रेड इन गुड्स, ये पुरानी टर्म थी, अब हम इसको ट्रेड इन गुड्स का बैलेंस बोलते हैं, यानी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स जो गुड्स की हुई है उसका बैलेंस क्या है। यानी -72 जो भी ये है, मिलियंस है जो भी है, -72 विजिबल का ईयर 1 में था, यानी ट्रेड गुड्स का, और ईयर 2 में -87 फर्दर डेफिसिट हो गया। इसी तरह बाकियों का दिया हुआ है। अब हम जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स देख के टैली करते हैं डेटा के साथ। आपको चारों हिस्से करंट अकाउंट के इसने बता दिए हैं। विजिबल मींस ट्रेड इन गुड्स, जो भी टेंजिबल आइटम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू डॉलर्स में जो है उसका बैलेंस। इनविजिबल मींस ट्रेड इन सर्विसेज, जो भी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, एक्सपोर्ट्स को डेबिट करो, क्रेडिट करोगे पैसा आया है, और इंपोर्ट्स को डेबिट करोगे पैसा मुल्क से बाहर गया, उसका बैलेंस इनविजिबल का। इनका दोनों सालों में सरप्लस था,
खैर इसको बाद में देखेंगे। इनकम ट्रांसफर्स मींस प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स यानी अर्नड इनकम्स जो मुल्क में आती हैं या बाहर जाती हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट या डिविडेंड। करंट ट्रांसफर्स ये अनअर्नड इनकम। सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स जिनको हम बोलते हैं ये वो हैं यानी जैसे गिफ्ट्स ऑफ कैश, चैरिटी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ओवरसीज एम्बेसीज, इस तरह की चीज़ें। अब जरा आंसर पे जाते हैं। मैं पहले कुछ पे टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द चेंजेस बिटवीन ईयर 1 एंड 2? पहला देखते हैं, करंट अकाउंट बैलेंस हैज मूव्ड इनटू डेफिसिट। अब जरा देखते हैं कि क्या बात ये सही है। ईयर 1 में क्या था, 72 माइनस 24, ये दो नेगेटिव्स थे, और जो दो पॉजिटिव्स थे इनविजिबल और इनकम के 96। शुरू में तो ये बैलेंस था। ईयर 2 में नेगेटिव फिगर्स हैं, 87, 3 एंड 4 उनको जमा करेंगे, -90 आउटफ्लोज हैं, और इनविजिबल में सिर्फ 46 का पॉजिटिव आउटफ्लोज है। तो तकरीबन 44 से ये डेफिसिट में हुआ है। तो ये ऑप्शन सही हो सकती है। इसको इंपॉर्टेंट करके साइड पे रखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड नहीं, पहले 84 का डिफरेंस था जो सरप्लस था हमारा इनविजिबल में, सर्विसेज ये होती हैं। अब 46 का रह गया तो वो डिफरेंस कम हो गया। सी, अर्निंग फ्रॉम ओनरशिप और फॉरेन एसेट्स हैव इंक्रीज्ड। वो हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, करंट अकाउंट में नहीं, तो ये बात गलत हो गई, इसमें इसका हमें प्रूफ नहीं है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स हैज फॉलन, हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमारे पास उसने बैलेंस दिया हुआ जिसके अंदर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स दोनों का बैलेंस है, तो ये ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन ए ठीक होनी चाहिए। आई एम जस्ट चेकिंग फॉर रीअश्योरेंस, नंबर 6 ए ठीक है जी। उसने साथ 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 एक्सप्लेन भी कर दिया। करंट अकाउंट बैलेंस ईयर 1 0, ईयर 2 -48, और नीचे एक्सप्लेनेशन बाकी भी देख लीजिएगा। अब जरा स्पीड अप करते हैं, बेसिक रिवीजन हो चुकी हैं। सो ये क्वेश्चन अगेन बता दूं, 6 वाला AS A2 दोनों का था। अभी AS के सिर्फ 2 क्वेश्चन हमने किए। अब जी, table gives details of some parts of country's balance of payments. In which year did the country have its larger visible trade यानी trade in goods deficit? ये भी AS A2 दोनों का है। तो देखते हैं किस साल ट्रेड वैल्यू ऑफ हम एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स में आपस में कंपेयर करेंगे, हमें पता लग जाएगा किस साल बिगेस्ट डेफिसिट था। सो ए में 3914 की एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स का में तो सरप्लस है। नेट इनकम ट्रांसफर्स को यहाँ बिल्कुल नहीं कंसिडर करोगे, सिर्फ विजिबल ट्रेड का यानी ट्रेड इन गुड्स का वो डेफिसिट पूछ रहा है, तो कॉलम 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे। सेकंड में चले, मैं कैलकुलेटेड अगर इसमें है तो देख लेते हैं, डेफिसिट था लेकिन हम देख लेते हैं, बी ही करेक्ट है। ए को देखो, 9.909 सरप्लस था। बी में एक्सपोर्ट्स सिर्फ 3950 की थी जबकि इंपोर्ट्स 4073, उन्होंने बोल्ड भी किया हुआ है, -123। सी में सिर्फ -7 और डी में भी सरप्लस है। तो बिगेस्ट ट्रेड डेफिसिट इज इन ईयर इन बी, ऑप्शन बी। तो ये 3950 -4073, 123 का नेगेटिव फिगर आ रहा है, ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। अब बेटे ये क्वेश्चन भी अगेन AS A2 दोनों का है क्योंकि सिर्फ करंट अकाउंट पे बेस्ड है, 2 साल का उन्होंने करंट अकाउंट दिया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन ऊपर हम करके आए हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द चेंजेस बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2? स्टेटमेंट्स देखते हैं। इनकम हैज मूव्ड फ्रॉम अ नेट इनफ्लो टू अ नेट आउटफ्लो। इनकम्स पहले -3 थी ईयर 1 में, नेट आउटफ्लो थी, अब नेट इनफ्लो, ये तो उन्होंने उल्टा लिखा, ऑप्शन ए रिजेक्टेड। नेट इनफ्लो मींस इनफ्लोज और आउटफ्लोज का नेट जो अगर माइनस में है तो इसका मतलब है नेट आउटफ्लोज है, मुझसे पैसा ज़्यादा जा रहा है, और अगर पॉजिटिव है तो नेट इनफ्लोज है, जैसे ईयर 2 में 12 है। B, difference between the value of exported items and exported and imported services has increased. This seems to be correct. Invisibles, imported and exported services का बैलेंस पहले 84 था मिलियन डॉलर्स में, अब वो 96 है, 12 मिलियन से वो बढ़ गया है डिफरेंस, तो B हैज टू बी करेक्ट। बाकी देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स हैज फॉलन। एक्सपोर्टेड गुड्स हम खाली नहीं बता सकते क्योंकि ट्रेड इन गुड्स विजिबल के जो है बैलेंस दिया हुआ है, हमें इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को उसमें से अलग नहीं दिया हुआ हमें। ट्रांसफर्स इन द कंट्री हैव इंक्रीज्ड, ट्रांसफर्स में देखो -24 थी डेफिसिट,
अब मजीद नेट आउटफ्लो हो रहा है -44, तो इंक्रीज नहीं हुए, डिक्रीज हुए। सो ऑप्शन बी, ये जो 84 से 96 डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड। सो देयर वी गो, लेट्स जस्ट क्विकली चेक ऑप्शन बी। सो ये बिल्कुल ठीक है। लेट्स मूव ऑन। Number 9. When is a deficit or on the current account of balance of payment likely to worsen? क्यों हमारा करंट अकाउंट जो ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम्स का बैलेंस होता है, उसका डेफिसिट मजीद खराब होने का, वर्सन होने का चांस है। When the government adopts deflationary macroeconomic policy, इसमें तो डिफ्लेशनरी मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसीज मींस कि टैक्सेस बढ़ाना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करना, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें तो लोगों के पास इनकम्स भी कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट होने से ज़्यादा, इंपोर्ट्स भी कम करेंगे। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गई। ये तो करंट अकाउंट को डेफिसिट कम करने के लिए किया जाता है। व्हेन द गवर्नमेंट डीवैल्यूज द करेंसी, डीवैल्यूड करेंसी से डेफिसिट कम होएगा क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी। व्हेन द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स दैट आर डिमांड इनइलास्टिक इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ये मुझे सही लग रहा है। इंपोर्टेड गुड्स जो कि इनइलास्टिक डिमांड थी, उनकी प्राइसेस बढ़ी, हम स्टिल उनको लेते रहेंगे प्रोपोर्शनेटली। बहुत थोड़ी डिमांड इंपोर्ट्स की गिरेगी और उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है इंपोर्ट का वो बढ़ेगा, डेफिसिट बढ़ जाएगा। सी इज करेक्ट। लेकिन चौथा भी देख लेते हैं, डी। व्हेन टैरिफ्स आर प्लेस्ड ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स दैट आर डिमांड इलास्टिक, टैरिफ लगाए हमने, उससे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, प्लस डिमांड इलास्टिक है तो उनके महंगे होने से बहुत ज़्यादा लोग इंपोर्ट करना कम कर देंगे। तो ऑप्शन सी हैज़ टू बी करेक्ट। Let me just quickly check. Option C for question. Yeah, question 9, option C. थोड़ा सा ये सेंटर हट गया। अब मैं दोबारा करके शुरू करता हूँ। ये लंबी क्लास होगी बिकॉज मैंने ऑल 44 क्वेश्चंस करवाने हैं। आप लोग कोशिश करें कि गो में देख लें। अब आपको समझ आना शुरू हो गया होगा। What would identify a country with a balance of payment disequilibrium? अब मेरा बेटा ये सिर्फ A2 वालों का क्वेश्चन है क्योंकि पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, खाली करंट अकाउंट पे नहीं है। सो alternate annual deficits and surplus in the current account, ठीक है। पॉसिबल, लेकिन दूसरे अकाउंट्स हो सकता है उसको बैलेंस आउट कर जाए, तो ये 100% नहीं है। अ कंटिन्यूअली ग्रोइंग बैलेंसिंग आइटम, बैलेंसिंग आइटम क्या होता है? जब हमारा पूरा हम रिजर्व एंट्री वगैरह भी डाल देते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए अगर कोई चंद मिलियन कमी ज़्यादा है तो हम कहेंगे ह्यूमन एरर्स एंड ओमिशन। तो ये गलतियाँ ज़्यादा हैं इसके अंदर। डिसइक्विलिब्रियम नहीं, डिसइक्विलिब्रियम मीन्स सरप्लस या डेफिसिट का चलना। सी, अ लार्ज शॉर्ट टर्म आउटफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नहीं ये भी सही है, शॉर्ट टर्म है, ये भी गलत है। डी एज इन डेविड, ये सही होना चाहिए। परसिस्टेंट राइज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, आपका मुसलसल सरप्लस चल रहा है, रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो डी हैज टू बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 just to, yeah, 10 D. Up G number 11, a government has low reserves of foreign currency. When would it be likely to consider a deficit on the current account to be a serious problem? करंट अकाउंट ये दोनों का है मेरे बच्चों, AS A2 दोनों का। When the country is experiencing a period of high sustained growth, नहीं, इसमें तो कोई सा मसला नहीं है। फिलहाल डेफिसिट भी है तो ग्रोथ है, कल को हम एक्सपोर्ट्स करके उसको बैलेंस कर लेंगे। When the deficit alternates regularly with a surplus, अगर डेफिसिट और सरप्लस खुद ही एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ठीक हो रहे हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। When the deficit exceeds the sum of errors and omissions in the balance of payment account, ये relevant है। When the level of international confidence in the country, when the level of international confidence in the country is low, ये बात सही है। अगर इंटरनेशनल बाकी कंट्रीज का आपके कंट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस कम है तो वो आपसे इंपोर्ट्स, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम खरीदेंगे, आपसे इंपोर्ट्स कम करेंगे, आपका करंट अकाउंट सीरियस प्रॉब्लम में चला जाएगा क्योंकि उनको आपकी गुड्स पे तसल्ली नहीं है, आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस तसल्ली नहीं है। तो ऑप्शन डी एज इन डेविड, जस्ट अ क्विक चेक, यस बिल्कुल ठीक है। नंबर 12 नाउ जी। गवर्नमेंट विशेस टू प्रेजेंट इट्स फाइनल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, it has calculated that current account balance, capital account balance and the financial account balance, इसे तीनों कैलकुलेट किए उन्होंने। What additional information is required to complete the task? Reserves entry फाइनेंशियल अकाउंट में आ चुकी होती है, नेट एरर्स एंड ओमिशन की एंट्री हमें मजीद चाहिए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब तक हम बहुत रिवाइज कर चुके हैं तो होपफुली यू नो इट बाय नाउ। नंबर 13, a Japanese economy company built a factory in the UK। अब जापानीज कंपनी ने, मल्टीनेशनल ने यूके में एक फैक्ट्री लगाई
टू सप्लाई बोथ द यूके मार्केट्स, यूके में भी बेच रहे हैं, एंड द मार्केट्स इन रेस्ट ऑफ यूरोप। अब यहाँ समझ लो, जब मल्टीनेशनल आपके मुल्क में आ जाती है ना, वो आपकी होम कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज कंसिडर होती हैं। तो यूके में वो जो बेच रही हैं वो ना एक्सपोर्ट है ना इम्पोर्ट है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ यूरोप को जो बेच रही हैं वो एक्सपोर्ट कंसिडर होगी यूके के लिए। सो व्हाट इज likely to be the long run impact in the UK balance of trade in goods on its current account balance? ये दोनों का है, AS A2 का, क्योंकि सिर्फ करंट अकाउंट की हद तक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि जापानीज कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है यहाँ से बैठ के, फैक्ट्री है तो गुड्स बना रही है ऑफ कोर्स। और करंट अकाउंट बैलेंस अनसर्टन है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो गुड्स की हो रही हैं, लेकिन ये अपना प्रॉफिट हर साल वापस भेजेंगे, तो प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में डेबिट्स होंगे, आउटफ्लोज होंगी। तो बी इम्प्रूव होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स, क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन करंट अकाउंट बैलेंस अनसर्टेन, क्योंकि प्राइमरी इनकम में हर साल प्रॉफिट बाहर भेजेंगे। सो ऑप्शन बी, जस्ट अ क्विक चेक। ये छोड़ा नहीं था क्वेश्चन, खैर 13 बी है जी। 12 कौन सा था, क्या मैंने छोड़ दिया था? नहीं, हो गया था वो। नेट एरर्स एंड ओमिशन, हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंसेस के साथ। नंबर 14, ये भी दोनों AS A2 का है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये रिपीट क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। टेबल शोज ऑल ऑफ द आइटम्स इन करंट अकाउंट ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसी बहाने आपका करंट अकाउंट रिवाइज होगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये है पहला सेक्शन करंट अकाउंट का, यानी ट्रेड इन गुड्स का, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का रिकॉर्ड। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये सेक्शन बी आ गया। आपकी ट्रेड इन सर्विसेज का, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की वैल्यूज। नेट ट्रांसफर्स मींस प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स का नेट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज मिला के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस, अभी देखते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 143 की है, इंपोर्ट 156, तो करंट अकाउंट का ट्रेड इन गुड्स सेक्शन 13 मिलियन से डेफिसिट है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हैं। जबकि सर्विसेज में 75 के एक्सपोर्ट्स हैं, 72 के इंपोर्ट्स हैं, 3 मिलियन से सरप्लस है। अब 13 मिलियन यहाँ डेफिसिट था, 3 मिलियन यहाँ सरप्लस, बाकी रह गया 10 मिलियन डेफिसिट। नेट ट्रांसफर्स भी 5 मिलियन से पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, सरप्लस है। जब तक नेगेटिव साइन ना हो ये सरप्लस होते हैं। तो 5 मिलियन का डेफिसिट रह गया, ऑप्शन सी। आई होप उन्होंने कैलकुलेट किया हो तो मैं आपको दिखा दूँ। 12 का ऑप्शन 13 नहीं 14 है, बल्कि ऑप्शन ये देखिए हुआ हुआ कैलकुलेट। देखिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, अच्छा ने गलत कैलकुलेट कर दिया। 143 माइनस 156 था 13, और इनविजिबल ट्रेड बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये 3 सरप्लस था। नेट ट्रांसफर्स 5 डेफिसिट था। आंसर इन्होंने समहाउ -5 कर ही दिया है। यहाँ पे वैल्यू एक गलत प्रिंट हुई है 13 वाली। तो एक बार फिर आपको दिखा दूँ। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स में हम इंपोर्ट ज़्यादा करें 156 की, एक्सपोर्ट सिर्फ 143 है, तो -13 डेफिसिट। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में हम 3 ज़्यादा कर रहे हैं, तो बाकी रह गया ये 3 सरप्लस, बाकी रह गया 10 डेफिसिट। 5 सरप्लस है नेट ट्रांसफर में, बाकी रह गया 5 मिलियन डेफिसिट, ऑप्शन सी एज इन कैट। नंबर 15, ये भी दोनों का कॉमन है, नहीं ये सिर्फ A2 का है, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीनों हिस्से करंट, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट सब है, तो ये A2 का क्वेश्चन है। अब वो कह रहे हैं टेबल शोज आइटम्स फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर कंट्रीज A B C D। ऑफिशियल फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग चेंजेस इन रिजर्व एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट का आखिरी हिस्सा जो गवर्नमेंट रिजर्व यूज करती है कि अगर डेफिसिट है तो उसको पूरा करें, यू नो क्रेडिट एंट्री मार के, और अगर सरप्लस है तो उसको कम करें डेबिट एंट्री मार के। विच कंट्री हैज़ अ ग्रेटेस्ट डिसइक्विलिब्रियम। अब जरा याद रखिएगा, डिसइक्विलिब्रियम कैन बी अ डेफिसिट और अ सरप्लस। तो इस सारी की कैलकुलेशन आई होप उन्होंने की हुई हो। मुझे लग रहा है कंट्री बी है, लेकिन जल्दी से देख लेते हैं। यस, कंट्री बी। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन जरा क्या हो रहा है। ए का डेफिसिट थे -41 और सरप्लसेस थे 13 + 28 मिल मिला के 0। बी का 44 + 12 + 25 सरप्लस 81 था, सबसे ज़्यादा डिसइक्विलिब्रियम सरप्लस इसमें है। सी में सारे डेफिसिट थे मिल मिला के -74, लेकिन कम है 81 से, और आखिरी का 28 सरप्लस कम डिसइक्विलिब्रियम है। बी में सबसे ज़्यादा है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, आपने कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ए की बात करते हैं, -41 + 13 + 28 आंसर आएगा 0।
इसी तरह मैं सी को देखता हूँ -32, इसको प्लस -5 करेंगे, प्लस -37, यानी सब माइनस फिगर्स को ऐड कर देंगे। ये टोटल आपका 74 डेफिसिट है। लेकिन बी में सबसे ज़्यादा डिसइक्विलिब्रियम है, सरप्लस 44 + 12 + 25 81 का है। तो ऑप्शन बी एज इन बॉल। Number 16 जी, what must be the necessary result of a surplus in the current account of a country's balance of payment? वो कहता है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट मुसलसल सरप्लस में है। क्या चीज़ 100% कंफर्म है? ये भी AS A2 दोनों का है क्योंकि खाली करंट अकाउंट का क्वेश्चन है। हमारा सरप्लस में तो वो कहता है ए ऑप्शन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। नहीं, सरप्लस है तो हमारा एप्रिसिएट होगी करेंसी, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं, इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, करेंसी की डिमांड ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स की वजह से और सप्लाई कम है इंपोर्ट्स कम होने की वजह से। तो इंपोर्ट इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉसिबल है क्योंकि हमारा करंट अपना एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है। लेकिन अगर हो सकता है दूसरी कंट्रीज़ का भी बढ़ रहा हो तो ये 100% नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ज़रूरी नहीं है सरप्लस करंट अकाउंट में हो और फाइनेंशियल एंड कैपिटल में डेफिसिट हो तो लाजमी नहीं है। इंक्रीज इन नेट होल्डिंग्स ऑफ फॉरेन एसेट्स, अब ये देखो इसमें A2 वाली इसने ऑप्शन दे दी है। ईच केस जब भी आपका करंट अकाउंट सरप्लस होता है, आप जो है आपकी नेट होल्डिंग ऑफ फॉरेन एसेट्स, यानी जो आप दूसरे कंट्री से आपको आना है पैसा, वो एसेट्स जो आपके हैं वो बढ़ जाते हैं। तो डी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली A1 वालों के लिए थोड़ी ट्रिकी होगी। यस 16B। तो खैर पढ़ लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन। Firm borrows money from a bank based abroad in order to pay a lower rate of interest than that available from banks in its own country. एक फर्म ने किसी बाहर के मुल्क के बैंक से लोन लिया क्योंकि वहाँ लो इंटरेस्ट रेट थे कंपेयर टू लोकल बैंक्स। Which two parts of balance of payment accounts will be affected by this transaction? अब इसमें ये मेनली A2 का है, लेकिन एक हिस्सा करंट अकाउंट वाला A1 को भी समझना है। Capital account and currency reserves, no. Capital account and trade and services, no. Financial account and net income flows, ये बिल्कुल सही है। जब भी हमने बाहर के कंट्री से लोन लिया या वहाँ पैसे रखे, वहाँ से पैसा आया तो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और जब हमें इंटरेस्ट पे करना होगा प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में, इंटरेस्ट के सेक्शन में ये हर साल जो है पहले क्रेडिट होगा और फाइनेंशियल अकाउंट में फिर डेबिट होता जाएगा हर साल। तो नेट इनकम फ्लोज में आ रहा है और फाइनेंशियल अकाउंट में आ रहा है। डी क्यों नहीं सही? नेट करंट ट्रांसफर्स ओनली मेंट सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स, नेट इनकम फ्लोज में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हैं। तो 17 का सी मैं रीचेक कर रहा हूँ जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन। यस 17 का सी है। लेट्स मूव ऑन। बहुत क्वेश्चन है। अ कंट्री हैज़ अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये भी मेरे बच्चों A2 का है क्योंकि एक्सचेंज रेट में अब हम सिर्फ करंट अपना AS में सिर्फ फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग यानी ऑटोमेटिकली जो डिमांड सप्लाई थ्रू होता है वो पढ़ते हैं, तो ये A2 का है। व्हाट इज लाइकली टू रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट इन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, क्यों करंट अकाउंट बेहतर होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा? डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। अच्छा, डिक्रीज इन कंट्रीज इंटरेस्ट रेट में एक बार जरा देख रहा हूँ। डिक्रीज इन इनकम ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ये तो रिजेक्ट हो रहा है। फॉरेन कंट्रीज की इनकम्स कम हो तो आपकी एक्सपोर्ट्स वो कम खरीदते हैं, करंट अकाउंट आपका डेफिसिट में चला जाता है। इंक्रीज इन कंट्रीज नेशनल इनकम, ये भी गलत है। अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़े, आप इम्पोर्ट्स ज़्यादा करते हैं, करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाता है। अब ए, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, अगर फॉरेन कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, हमने इम्प्रूव करना है, तो यस हॉट मनी जो है वो बाहर नहीं जाएगी, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन बी, हमारे कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट कम है तो बाहर से हॉट मनी नहीं आएगी, तो ए होना चाहिए। मैं एक बार चेक करके फिर आपको ऑप्शंस एक्सप्लेन करता हूँ। यस 18A। देखो जरा, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में इंटरेस्ट कम हो तो वो IC के फैक्टर्स हमने पढ़े थे करंट अकाउंट के, हमारे स्पेकुलेटर्स बाहर पैसा नहीं ले जाएंगे। ये AS वाले भी देख ले, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। तो हमारी आउटफ्लोज कम होंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट इंप्रूव होगा। जबकि हमारे कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो हॉट मनी हमारे बैंक्स में कम आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। नंबर 19, a government decides to reduce the quota on imported cars from 2000 to 1000। तो याद रखिएगा, कोटा जो प्रोटेक्शनिज्म का सिस्टम है ये AS A2 दोनों का, मेनली AS का है, A2 से अभी ये कोटा वगैरह हट गए। तो
2000 से 1000 कोटा रिड्यूस होने का मतलब हम प्रोटेक्शन ज्यादा कर रहे हैं, कोटा इंक्रीज करने का मकसद है हम प्रोटेक्शन कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन बढ़ रही है, व्हाट इज लाइकली टू हैपन, बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंप्रूव, यस व्हाई नॉट, डिमांड फॉर द गुड्स विल इंक्रीज, डिमांड फॉर द गुड विल इंक्रीज, कोटा लगा है, कम आ रही है मुल्क में, ये भी पॉसिबल, लेट्स सी नाउ, द गुड विल बिकम चीपर, नहीं कोटा लगता है तो बाहर की कंपनीज क्योंकि थोड़ा बेच सकती हैं, और अब टैरिफ नहीं है तो वो प्राइसेस बढ़ा के बेचती हैं, तो सी गलत है। गवर्नमेंट रेवेन्यू विल डिक्लाइन, गवर्नमेंट कोटा लाइसेंसेस बेच सकती है लेकिन टैरिफ के मुकाबले में रेवेन्यू डिक्लाइन करता है। सो लेट मी जस्ट क्विकली सी, बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंप्रूव 100% सही लग रहा है, demand for good will increase, not necessarily, so I think A is the correct option। मैं जल्दी से चेक करके वापस आ रहा हूँ, yes A। बी क्यों गलत है, डिमांड फॉर गुड विल इंक्रीज, कोटा लगा प्राइसेस बढ़ी, डिमांड ऑन द कर्व कम होगी, गुड्स विल बिकम चीपर, नहीं कोटास की वजह से फॉरेन कंपनीज रेट बढ़ा देती हैं, उन्हें अब कम बेच सकती ना आपके मुल्क में, गवर्नमेंट रेवेन्यू विल डिक्लाइन पॉसिबली टैरिफ के मुकाबले में, लेकिन उन्होंने कोटा लाइसेंस बेच के रेवेन्यू बढ़ा भी सकते हैं, तो ये गलत हो गया। सिमिलर क्वेश्चन जैसे हम करके आए ऊपर दोनों के लिए, ए एस ए टू के लिए, टेबल शोज in million dollars of US the balance of four items in a country's current account for 2 years. What can be concluded about the changes between year 1 and 2? स्टेटमेंट को टैली करते हैं डेटा से, इनकम हैज मूव फ्रॉम अ नेट इनफ्लो टू अ नेट आउटफ्लो, इनकम को देखते हैं ईयर 1 में 12 पॉजिटिव था यानी नेट इनफ्लो थी, ईयर 2 में -3 यानी नेट आउटफ्लो बन गई, बाकियों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए इज़ 100% करेक्ट, लेकिन फिर भी चेक करने में हर्ज नहीं होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले क्वेश्चंस कैन बी अ बिट वियर्ड। बिल्कुल ठीक है जी, oops 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 what happened, okay let's move on to number 21। मैं सोच रहा हूँ आपका बहुत ही क्लास लंबी हो रही है तो मैं आधी कर रहा हूँ अभी, यानी व्हाट्स इट कॉल्ड 44 क्वेश्चन मैं चेक भी कर लूँगा, तो मैं आज 25 करा के आपको छोड़ दूंगा। टेबल शोज द कैनेडियन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन 2005 एंड 6, गुड्स का बताया हुआ है 2005 में पहले सरप्लस था फिर डेफिसिट हुआ, इस तरह बाकियों का, चेंज इन विच आइटम, गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट इनकम ट्रांसफर्स, इन चारों में से किस आइटम ने contributed the least, ठीक है, और which item contributed the most to move the surplus to deficit in Canadian current account balance। अब जरा इसको देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे पास अब कैलकुलेटर भी नहीं है, लेट्स होप इन्होंने किया हुआ हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जैसे गुड्स का 62,372 सरप्लस था, अब 4,568 डेफिसिट है, मींस 62 पहले जीरो हुआ, इतनी आउटफ्लोज हुई और -4568 मजीद, तो उन दोनों को ऐड कीजिए, 66,900 समथिंग जो है हमारा अब जो है उसने कंट्रीब्यूट किया, तो गुड्स ने मेजर कंट्रीब्यूशन दी है टुवर्ड्स मेकिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद सर्विसेज ने 12,000 से 22, उनको जमा करेंगे 34,000 का कंट्रीब्यूशन आया, इसकी तरफ से ये कम है। इन्वेस्टमेंट इनकम 22 माइनस था, सिर्फ -14 है, तो इसने तो 8,000 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। ट्रांसफर्स -1498 से -2148 पे गई हैं, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, तो किसका कम है, इन्वेस्टमेंट इनकम का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन डेफिसिट बनाने में इन्होंने किया और गुड्स ने सबसे ज़्यादा किया है, तो कौन सा बनेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड गुड्स, ए ऑप्शन। लेट्स क्विकली चेक एंड होप देयर इज सम कैलकुलेशन शो, यस कैलकुलेशन शो हुई है, ऑप्शन ए है, लेट्स जस्ट सी हाउ। देखो बेटे, गुड्स का 62,000 माइनस था पहले, अब -45, पहले हमारा 62,000 सरप्लस था और वो डेफिसिट होके 4568 पे चला गया, तो 62 भी गया आउटफ्लोज में और 4568 भी उसमें ऐड हुआ, तो इस तरह कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन को, इस सोल्यूशन को अच्छी तरह जरा देखिएगा। सबसे कम किसने किया जी, इन्वेस्टमेंट ने, ये +8772 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये डेफिसिट कम करवा रहा है, बढ़ा नहीं रहा, सो दैट्स इट। तो एक बार अब मैं 22 पे हूँ, मैं जरा टोटल क्वेश्चन देख लूँ और उसके बाद डिसाइड करते हैं हम कहाँ रुके। एक मिनट जी, 44 क्वेश्चंस हैं, 22 हो गए, यही रोक देते हैं, तो मैं क्लास रिकॉर्डिंग जो है
रोक रहा हूँ।